तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज रेजिस्टिविटी से। बहुत सिंपल है। अपन लोगों ने आर की वैल्यू निकाली थी। क्या निकाली थी आर की वैल्यू? एम एल अपॉन, बताओ जल्दी। ये लिखा था ए स्क्वायर एन टाउ ए। अच्छा, अगर ध्यान दो, ये एल और ए तो एक वेरिएबल टर्म हो सकता है, मतलब लेंथ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और एरिया भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, रिलैक्सेशन टाइम, ये लगभग एक कांस्टेंट टर्म लग रहा है आपको? अप्रॉक्स एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस पूरे कांस्टेंट टर्म को एक नई क्वांटिटी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, रॉ। रॉ इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों? आर इज इक्वल टू रॉ एल बाय ए। इसका डेरिवेशन दो तरीके से करते हैं हम लोग, एक तो अभी करा जो, और एक 10th में भी सिखाया था। लेंथ के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फिर कांस्टेंट लाए थे, तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। बोर्ड में है तो आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर ये पूरा करना पड़ेगा कि आर कैसे निकाला। याद है ना, अपन ने बिना उस फॉर्मूले से वी डी की वैल्यू रखकर निकाला था। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, देन ये। नहीं, किसी में नहीं कटेगा, दोनों सही है। सिलेबस में है तो दोनों चलेंगे। ठीक है। रॉ इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रॉ, इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, इससे निकाल लो, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, दैट इज ओम इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? हेलमेट इंटू मीटर, ओम मीटर। इसके अलावा दो टर्म्स और होती हैं हमारी यहाँ पर, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अलावा, या फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अलावा दो टर्म्स और होती हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, सिर्फ रेसिप्रोकल है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये बताओ कंडक्टेंस की यूनिट क्या बनेगी? देखो, कंडक्टेंस की यूनिट बच्चों अपन शो करते हैं, एक्चुअली में इतने सारे यूनिट कम पड़ गए लोगों के पास, तो इन्होंने देखो ओ एच एम होता है ना, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया एम एच ओ, महो। ठीक है। और तो और समझदारी, इस हेलमेट का भी रेसिप्रोकल कर दिया ऐसा, ये भी इसकी यूनिट होती है। साथ में इसको ओम इन्वर्स भी बोलते हैं, और एक और नाम है इसका, साइमन। साइमन, साइमन गो बैक वाला साइमन। ठीक है, हाँ वही। तो इसका एक और नाम होता है साइमन। तो आपकी इच्छा है जिससे डिनोट करो। बाकी इसका कोई खास रोल अपने यहाँ पर अभी नहीं आएगा, तो मैं इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा। बस यूनिट बता दी मैंने उसकी। इसका रोल आएगा जब पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊँगा, तब बता दूंगा मैं। ठीक है, लिख लो, तुम्हारी इच्छा है, वरना छोड़ दो, वहाँ पर बताऊँगा पोटेंशियोमीटर पे। अच्छा, अब आते हैं रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स, क्योंकि सबके बच्चे में अभी बहुत सारे टर्म्स मैंने नहीं करवाई है, तो एक और टर्म लिखो, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे, कैपिटल जे, डिनोटेड बाय कैपिटल जे। ठीक है। देखो, करंट डेंसिटी होता क्या, एक डेफिनेशन लिख लो, करंट फ्लोइंग from a cross sectional area normally
सॉरी करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट लगा दो, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मली। ठीक है, देखो एक्चुअली में क्या है, जैसे मान लो ये एक वायर है, ये टॉपिक आपके सीबीएसई के सिलेबस से नहीं है और ना ही मेंस में आता है, मतलब आ जाए तो आ जाए, हमारे पास आता नहीं है। ठीक, मान लो इसके अंदर से यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूँ तो हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इधर की तरफ ये हो गया मेरे पास एरिया वेक्टर, और इधर की तरफ क्या हो गया बच्चों, आई। इन दोनों के बीच का एंगल मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी, और मैं करंट का डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूँ आपको, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, और वी कैन राइट इट एज जे डॉट ए। यहाँ से एक बात और समझ में आ रही होगी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, नोट कर लो। क्या हुआ? आज मैं सोच के आया था मैदान से मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आए ही नहीं। स्क्वाड्स तो चलो माफ़ किया, अभी पनिशमेंट मैं बोलता ही हूँ, देता कहाँ हूँ, कभी दिए किसी को? तुम लोग में 11th क्लास में 12th क्लास में कभी धुलाई नहीं करी ना किसी की भी? किसी की नहीं करी? बुरा लगेगा मुझे। किसको किसको मारा था? अच्छा, नहीं वैसे तो तुम लोगों के स्कूल में तो खूब धुलाई किया मैंने। अच्छा हाँ, और किसी को नहीं आता था। हाँ, और ये गूगल से चेक कर रही थी, समझदार। अच्छा, एक चीज़ आपको याद है, आपके आरबीएससी के सिलेबस में से कलर कोडिंग हट गई है? कलर कोडिंग, कार्बन रजिस्टर्स आरबीएससी के सिलेबस में है या रिमूव हो गया? वेदांश, अच्छा इसको भी कुछ नहीं पता होगा। इसी चैप्टर में है कार्बन रजिस्टर। वैसे अपना एक टॉपिक होता है सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है, आरबीएसई के सिलेबस में अगर है तो बता देना, मैं बता दूंगा। नॉर्मल सी चीज़ है, कोई खास मेहनत का काम नहीं है। चलो अपन, आप जितने भी टॉपिक्स अपन ने कवर किए हैं इन सब के एक एक करके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है? किसकी? अच्छा मोबिलिटी, हाँ लिख लो मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी टर्म से कुछ समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए? ये सिंपल, जो चार्जेस हैं उसका मूवमेंट का कितना फिजिबल है मूवमेंट, है ना? एक तो होता है आसान मूवमेंट, एक होता है टफ मूवमेंट, है ना? भीड़ भाड़ देख के आप क्या तेज़ गाड़ी चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो एक मोबिलिटी एक टर्म है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि फिजिबिलिटी कितना मूव करने के लिए। तो सिंपल लिख लो, इट इज़ अ रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। It is the ratio of drift velocity and इलेक्ट्रिक फील्ड। डिनोट करते अपन इसको म्यू से, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, वी डी का एक फॉर्मूला था क्या? बोलो जल्दी। या फिर ई टाउ अपॉन एम एल एम बोल सकते हैं, और डिवाइडेड बाय ई है। देखो ई से ई गुजर गया, क्या बचा मेरे पास? ई टाउ अपॉन एम। तो मोबिलिटी क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट क्वांटिटी। देखो चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम एंड मास, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक,
तो मोबिलिटी इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इस टर्म की शुरुआत भी यहीं होती है, ख़त्म भी यहीं हो जाता है। लास्ट में एक बार थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगा सेमीकंडक्टर में, उसके अलावा इसके कहीं पर यूज़ नहीं आएगा। सर ये ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे मोबिलिटी अगर जैसे अच्छी है और इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत बोलो इस चीज़ से। देखो, सोच सकते हो आप, क्योंकि मोबिलिटी अच्छी है मतलब ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई। समझो क्यों। मोबिलिटी कब अच्छी होगी? जब बीच में कॉलिजन्स कम हो रहे हैं, तभी मोबिलिटी अच्छी होगी। और मोबिलिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यों जज करना? ठीक। ठीक है। अरे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नहीं आ रही ना फर्स्ट चार्जर। चार्जिंग ही नहीं है। फास्ट चार्जिंग तो आ रहा है, आ रहा है, हो गया। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन शुरू से लेकर अभी तक मैं जितने भी टॉपिक्स कवर किए उनके न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसके बाद चालू होगा सेल एंड रजिस्टर्स। ठीक है, तो अभी तक के सारे टॉपिक्स के अपन न्यूमेरिकल शुरू कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और जाननी हो तो जान लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को रॉ के लिए एक टर्म, एक चीज़ बोली थी। रॉ इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? क्या? एम बाय, यही आया था, एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे। ये बात तो सच है, लेकिन क्या ये टेम्परेचर से वेरी नहीं करेगा? करेगा। क्यों? टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक पर यूनिट वॉल्यूम में थे या चार्जेस थे, तो देखो आयनाइज होगा और ज़्यादा, तो क्या होगा? वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा कम होगा? कम हो जाएगा। क्यों? एक्चुअली में कॉलिजन्स ज़्यादा इजी होंगे ना, अब तो ज़्यादा कॉलिजन्स होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम अब जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। ठीक है, तो कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो टेम्परेचर के साथ ये वेरी करता है, लेकिन वैसे अपन क्या बोल सकते हैं, जनरलाइज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जरूर है। अगर मैं कॉपर के लिए एक रेजिस्टिविटी बोलूँ, सेम टेम्परेचर पे जो इंडिया में है वही यूएसए में मिलेगी मुझे। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप छोटा कॉपर का एलिमेंट लो चाहे बहुत बड़ा एलिमेंट लो। रेजिस्टिविटी इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। ठीक, चलो बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चनों शुरू करते हैं। सबसे पहला, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, if a wire is stretched to double of its length, what is the change in resistance? If initial resistance is R, a wire is stretched to double of its length, what is the change in resistance if initial resistance is R? रेजिस्टिविटी 10th में टफ टॉपिक लगता था ना तुम लोगों को? आसान था? नहीं, 10th वाले बच्चे, लास्ट ईयर वाले तो बड़े परेशान थे इस रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल से। चलो आज देखते हैं, अब देखते हैं आसान है कि नहीं है।
करें आगे? चलो, तो मैंने क्या कहा बच्चों, एक वायर है। अरे क्या कर रहे हो समृद्धि, डोनेशन दे के 10th पास हुए थे, ऐसी बेकार बातें। चलो देखो, मान लेते बच्चों इसका इनिशियल जो लेंथ था वो L था, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था बच्चों A, और इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था R। अब मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया है, खींच के डबल ऑफ इट्स लेंथ कर दिया, यानी अब ये वायर कुछ ऐसा हो गया डबल, मान लो डबल ही है, डबल ऑफ इट्स लेंथ कर दिया मैंने, लेंथ क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2L। अच्छा ये बताओ, जब ये वायर से ये वायर बना, क्या कहीं से बाहर से एटम्स आए क्या? नहीं आए। तो अगर बच्चों लेंथ मैंने स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया तो एरिया ऑटोमेटिक कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन सोचो, जितना वॉल्यूम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे उतना ही तो यहाँ भी ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब वॉल्यूम रिमेन्स सेम। कोई बाहर से ना तो एटम आया है ना कोई इसमें गया है, तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या हुआ करती थी बच्चों, V इज इक्वल टू A इंटू L। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू लेंथ अब हो गई 2L, और एरिया 1 मिनट के लिए मान लिया A डैश, तो A डैश लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। इसको उठा के यहाँ पर रख दो, L इंटू A इज इक्वल टू 2L A डैश, L से L गुजर गया, ठीक है। A डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, A बाय 2, मतलब एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। क्लियर हुई ये बात? तो एरिया क्या हो गया हमारे पास, हाफ हो गया, यानी A डैश इज इक्वल टू A बाय 2, ठीक। अच्छा पहले आप, अच्छा मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, पहले जो मटेरियल था वही मटेरियल अभी भी है, तो पहले वाले मटेरियल के लिए क्या बोल सकते हो आप, रॉ इज इक्वल टू RA/L बोल सकते हो, फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, रॉ इज इक्वल टू RA/L। अब क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी, रॉ इज इक्वल टू नया रेजिस्टेंस R डैश, देखो, और एरिया कितना हो गया अब A/2, और L लेंथ की जगह क्या हो गया 2L। अच्छा यहाँ पर रॉ डैश भी लगाऊं क्या, नहीं, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, मटेरियल चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज होती है, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। समृद्धि जागो, ठीक है, तो दोनों को बराबर रख दें, इक्वल रख देते हैं, तो देखो RA/L इज इक्वल टू R डैश A/4L, L से L गुजर गया, A से A गुजर गया, R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब अगर पहले 100 ओम थी तो अब कितना हो जाएगी 400 ओम। डेरिवेशन समझ आया, मतलब डेरिवेशन का न्यूमेरिकल समझ आया। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, नेक्स्ट तरीका ये भी देख लो, लेट वी से n इज इक्वल टू न्यू एरिया, सॉरी न्यू लेंथ, मैं इसको लिख देता हूँ L फाइनल अपॉन L इनिशियल, ठीक। या फिर मैं इसको एक और तरीके से बोल सकता हूँ उल्टा, दैट इज I इनिशियल अपॉन A फाइनल, मतलब n एक टर्म माना है मैंने जो फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ होगा, ठीक है, या फिर इनिशियल एरिया अपॉन फाइनल एरिया। तो ये बताओ इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते थे अपन, n क्या आता, फाइनल लेंथ कितनी हो गई 2L, इनिशियल लेंथ L से L गुजर गया, n इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो आपका नया रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R डैश, दैट इज n स्क्वायर R, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अरे नहीं, अभी बोला तो मैंने, ये रेशो माना है अपन ने, x मान लो, ऐसे नालायकी वाले बातें कर देता हूँ ना कभी कभी। ये एक रेशो निकाला है मैंने इसको सॉल्व करने के लिए, और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हो जब वायर को स्ट्रेच कंप्रेस ऐसा कुछ किया हो, कभी अलग अलग मटेरियल पे मत लगा देना, ठीक है। एंड डू नॉट अप्लाई इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, इट इज़ अ शॉर्टकट मेथड। सिलेंडर का एरिया और वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्योंकि हम सारे वायर सिलेंड्रिकली लेते ही हैं।
आज अपने पास इतना स्पेस है कि सब लोग एक एक बेंच पे बैठ सकते हो। देख लेना, वो मैं मना नहीं कर रहा ऐसे, बट ठीक है। अच्छा बादल, आज तुम क्यों नहीं आए? बादल, यार एक तो 4 बार बोलना पड़ता तब मुझे गुस्सा आता है। यस सर। आवाज आ गई बेटा मेरी मेरी? यस सर, आ रही ना। इतनी जल्दी कैसे सुना तुमने? अरे सर वो मेरा सर वो हाथ तो गीले हो रहे थे, वो फोन पे गिर गया सर पानी। चलो वेरी गुड बेटा। आज आए कैसे नहीं? सर वो धूप ज्यादा हो रही थी। चलो गुड गुड। हाँ सही भी है वैसे, क्योंकि अभी 4-5 दिन तो मुझे लगता है नेक्स्ट। हाँ, तो ये टाइम जो होता है ना, इस फेज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना ही अच्छा है। क्या? मुझे तो ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बुला रहा हूँ ऑफलाइन आओ। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को लगे अगर कि मौसम ज़्यादा ख़राब है, नहीं जाना चाहिए, तो मत आओ, क्योंकि तबीयत ख़राब करना ज़्यादा बुरा ऑप्शन है ना। और कल कुछ बच्चों को खास इंस्ट्रक्शन है, ऑफलाइन आके ही टेस्ट देंगे। नहीं, मैं सबको ही कह रहा हूँ, ठीक है? सर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ना मंडे को टेस्ट दूंगी, क्लास टेस्ट। तो क्या हो गया? सर तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और पता नहीं क्या क्या नाम ही नहीं पता जाते सर, ऐसे ऐसे सारे बता रहे हैं। और ये सारे इतने फर्जी टॉपिक्स हैं। हाँ सर है तो मतलब समझ आ जाता है कंटिन्यूटी, हाँ क्या ही बोलूँ, लिखने के मार्क्स होते हैं कंटिन्यूटी में, क्वेश्चन का लेवल थोड़ी होता है। सर डिफरेंशिएबिलिटी में वो इतना ट्रिग्नोमेट्री भी डाल देते हैं। एस का है ये, मैंने रिलेशन बताया कि एक्स निकाल लिया अपन ने, और डायरेक्ट फार्मूला अब तुम डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर आर। हाँ डायरेक्ट, अगर अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई तो डायरेक्ट नया रेजिस्टेंस विल बी एक्स स्क्वायर आर। ये शॉर्टकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। क्या क्वेश्चन आया, मज़ा आ गया। हाँ अभी पिटाई होगी कुछ बच्चों की, आज जो बच्चे ऑनलाइन है वो बच गए। सबने पढ़ रखा है ना बेटा एरर्स 11th वाला? सर थोड़ा थोड़ा। हाँ बस अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। हाँ आ जाओ फिर क्वेश्चन लिखवाता हूँ। सबको याद होगा क्या बेटा? करंट डेंसिटी। हाँ बच्चे पढ़ा दिया। अच्छा करंट डेंसिटी आज पढ़ा है बेटा? अच्छा ठीक है सर। हाँ तो करें, लिखो क्वेश्चन। द वायर इज स्ट्रेच्ड टू, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू the length by 1%. Find the percentage change in resistance. Change in resistance. कितनी? अरे गुड यार, कैसे निकाला? हाँ नहीं लेकिन लॉजिक गलत लगा है ना। अच्छा अगर 3% किया होता तो 6 आता, 9 नहीं आता, डबल। सर 2 है क्या आंसर? हाँ बेटा 2%। कैसे निकाला? सर एल बाय ए को एल एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। चलो ये भी ठीक है।
देखो या तो पूरा ही सॉल्व कर लो जैसा मैंने सिखाया है, ठीक है, या फिर बेटर है आप लोग x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। या फिर याद करो जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में पावर वाली टर्म सॉल्व करवाई थी, r के डायमेंशन निकालते हैं अपन, तो r की डायमेंशन l के कितने प्रोपोर्शनल में आती है, कितने पावर के? रेजिस्टेंस के डायमेंशन पता है? निकालो, हाँ निकालो निकालो। अब तो अगला क्वेश्चन ही मेरा यही है, रेजिस्टेंस के डायमेंशंस निकालो। पहले तो रुकिए जाओ, मुझे लगता है ना ये मैंने नहीं आता वन, सॉल्व करो फिर बात करते हैं। यार ये क्या चल रहा है तुम लोगों को, डायमेंशन निकालने नहीं आ रही, यही सुनने के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्लास छोड़ के चल जाऊंगा अभी, मजाक नहीं कर रहा, डायमेंशन निकालो फटाफट। मैं भी करंट चैप्टर छोड़ के 11th में सबको बता दूंगा वापस। समृद्धि डायमेंशन, तीन बोलने से पहले डायमेंशन निकल जाना चाहिए। तीन, सच में तुम लोग हद दो यार। ऑनलाइन में सबको निकालना डायमेंशन, बैठना नहीं है, सारे बैठ गए। ऑनलाइन थप्पड़ की व्यवस्था करवाऊंगा एक तो। नहीं मुझे अब डायमेंशन चाहिए रेजिस्टेंस की, मुझे अब ये क्वेश्चन ही ये नहीं करवाना, डायमेंशन चाहिए मुझे रेजिस्टेंस की। आप लोगों को मैंने बताया सीबीएसई में एक क्वेश्चन कंफर्म डायमेंशन का आता है किसी भी चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, रेजिस्टेंस, किसी की भी डायमेंशन पूछ लेगा वो। फिर ये बताओ सही है क्या? मैंने कुछ निकाला, ये सही है गलत है क्या? तो यही आ रहा है डायमेंशन, कुछ और आ रहा है? T-2 आ रहा है। अभी तो देखो, अभी तो पिटाइयाँ कम ही हुई है, अभी तो ज़रूरी है। सही आ रहा है डायमेंशन? T-3 आ रहा है, चलो ठीक है देखते हैं। एक बच्चे ने बोला T-3 आ रहा है। और हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्या किया, ये देख के लिख लिया बस, -1। क्या किया दिखाओ मुझे कॉपी में। हाँ फिर कैसे बोल रहे हो बेटा, ये ऐसे बेवकूफ़ी मत करो। रुको मैं आपके घर पे कंप्लेन भिजवाता हूँ आज। नहीं आज ज़रूरी है। हाँ दूसरे डूबने वाले, आप भी डूबोगे? अब तो मैं ये और बताऊंगा, तो इसलिए बताऊंगा। और आपको क्या लगता है मैं क्यों बताऊंगा?
चलो इधर देखो नालायकों, देखो सिंपल था बच्चों, v इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है आप लोगों ने, तो मैं क्या r इज इक्वल टू वी अपॉन आई लिख सकता हूँ, और v को वर्क पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं। i की डायमेंशन तो हमें पता है एम्पियर होती है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है। और क्या मैं q को, दैट इज कूलम, q को मैं i इंटू टी लिख सकता हूँ, q बाई टी आई हुआ करता था, तो q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्पियर इंटू टाइम, और आई की यूनिट क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। तो देखो नीचे क्या आ गया, एम्पियर स्क्वायर टाइम की पावर 1, तो ये ऊपर जाके क्या बन गया, m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2। मैंने पहले जानबूझ के लिखा था t माइनस 1 क्योंकि मेरे पता था कुछ एक छाप के और बोल देंगे, ठीक। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो आप लोग, रेजिस्टेंस लेंथ के कितने पावर के प्रोपोर्शनल है, 2 पावर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट दिख रहा है मुझे। तो मैं डायरेक्टली एक बात बोल सकता हूँ, परसेंटेज चेंज याद है, डेल्टा आर बाई आर, जो भी पावर हो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, डायरेक्ट परसेंटेज चेंज। कितना परसेंट चेंज किया, 1, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2% रेजिस्टेंस का आंसर। हाँ, क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं, ठीक है, परसेंटेज चेंज का डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। और प्रॉब्लम ये हमें डायमेंशन निकालनी नहीं आती है, बड़ी जल्दी निकाल ली, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखो मैंने सीधे सीधे समझाया है कि जो फॉर्मूला याद आ रहा हो वही फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट करो बस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ फटाफट, थोड़े से मसालेदार क्वेश्चंस। तो डायमेंशन से तो रेजिस्टेंस मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना मास बिल्कुल, अगर मास कहाँ बढ़ा, मैंने अभी बढ़ाया नहीं है बेटा। अगर मान लो मैं ऐसा बोलता तो मैं क्वेश्चन देता कि मास चेंज कर रहा हूँ, तो बिल्कुल कर सकते थे तुम।